बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हमने डीप फेशिया को स्टडी करना है। पहले हमने सुपरफिशियल फेशिया को स्टडी किया था। जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो स्केलेटल मसल्स में हमें नज़र आता है कि कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ बेसिकली अटैच्ड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए अटैच्ड होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। और इसके अलावा स्केलेटल मसल्स जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड होते हैं तो उनके अटैचमेंट में जो फेशिया होता है वो हेल्प आउट करता है। जब फेशिया को देखा गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो इसमें हमें दो तरह के फेशियाज नज़र आए, एक सुपरफिशियल फेशिया और दूसरा डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया वो होता है जो कि डीप फेशिया के ऊपर लाई कर रहा होता है, जिसमें दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। और डीप फेशिया जो है वो बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया के नीचे लाई कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम डीप फेशिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें तो ये टफ़ होता है और इन इलास्टिक शीट होती है और इसके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, यानी कि एक से या दो तीन से जो है वो ज़्यादा लेयर्स होती हैं और इसमें फैटी टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। फैटी टिश्यू जैसे हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट था। इसके अलावा जिस तरह सुपरफिशियल फेशिया हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है तो डीप फेशिया अंडरलेइंग होता है सुपरफिशियल फेशिया के। तो जब सुपरफिशियल फेशिया पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है, इसी तरह से जो डीप फेशिया होता है वो भी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है, क्योंकि ये लेयर्स जो हैं वो डीप फेशिया के ऊपर सुपरफिशियल फेशिया पड़ा है और सुपरफिशियल फेशिया के नीचे डीप फेशिया पड़ा है। अगर हम ट्रंक और फेस रीजन में देखें तो ये इल डिफाइंड होते हैं, इतने प्रोमिनेंट नहीं होते डीप फेशिया, लेकिन लिप्स और नेक रीजन में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं। यानी कि अगर आप लिप्स और नेक में देखेंगे तो वहाँ पे डीप फेशिया स्ट्रक्चरली बहुत प्रोमिनेंट होगा। अगर हम लिप्स की बात करें तो लिप्स में ये होता है कि जो डीप फेशिया होता है वो बेसिकली डीप सरफेस से फाइब्रस शीट्स ओरिजिनेट कर रहा होता है और वो पेनिट्रेट कर रही होती है मसल्स के अंदर, जिसके थ्रू इंटरसेलुलर इंटरमस्कुलर सेप्टा बनते हैं। इंटरमस्कुलर का क्या मतलब है कि विद इन द मसल्स के अंदर जो हैं सेपरेशंस बनेंगी। सेप्टा जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पार्टीशंस होती हुई नज़र आएंगी उन सेप्टा के थ्रू। जो इंटरमस्कुलर सेप्टा यानी कि ऐसे सेप्टा या ऐसी सेपरेशंस जो कि विद इन मसल्स हैं, या तो वो अटैच्ड होंगी अंडरलाइंग बोन्स के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। यानी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है वो डायरेक्ट किसी बोन के साथ अटैच्ड हो या फिर किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होते हुए बोन के साथ अटैच्ड हो। तो वो डिपेंड करता है कि अंडरलिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर डायरेक्ट बोन पड़ी है तो इंटरमस्कुलर सेप्टा डायरेक्ट जो है वो बोन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बोन नहीं है, कोई और स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो पहले वो स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होगा और फिर वो स्ट्रक्चर फर्दर जो है वो इंटरमस्कुलर सेप्टा को बोन के साथ अटैच्ड करेगा। और इस तरह से जो लिप सेगमेंट्स होते हैं वो ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमस्कुलर सेप्टा, बिकॉज दीज आर एक्चुअली द सेपरेशंस जो कि एक मसल को डिवाइड कर रही होती हैं डिफरेंट रीजन्स में। इन सेपरेशंस की वजह से इन कंपार्टमेंट्स जो बनते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि मसल्स की फंक्शनिंग ग्रुप्स में डिवीजन हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी। क्योंकि जब एक कंपार्टमेंट यानी कि अगर ओवरऑल रीजन को देखा जाए वहाँ पे एज सच फंक्शनल इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जब आप चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वजह से फंक्शनिंग बढ़ जाती है, एफिकेसी बढ़ जाती है और जो आपका जो रिस्पांस जो चाहिए होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिवीजन प्रोसेस के थ्रू बेसिकली फंक्शनिंग एबिलिटी मसल्स की इफेक्टिव हो जाती है और इनका रिस्पांस जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो कंट्रक्शन होती है मसल्स की ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट्स में, उन कंट्रक्शन की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जो कि डीप वेन्स के ऊपर जनरेट होता है और इसके थ्रू जो है वीनस ब्लड जो है वो बेसिकली वेन्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड की, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट की तरफ जा रहा होता है सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो आसानी हो जाती है। क्योंकि जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, जैसे अगर आप किसी भी पाइप को अपने हाथ में दबाने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से उस वाटर पाइप के अंदर एक प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स बेसिकली पाइप्स की तरह होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि वाटर पाइप्स के अंदर वाटर होता है। तो जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक प्रेशर जनरेट करेंगे उन ब्लड वेसल्स के ऊपर। ब्लड वेसल्स डीप वेन पे जो है वो प्रेशर जनरेट करेंगे और उस प्रेशर की वजह से रिटर्न ऑफ द ब्लड टूवर्ड द हार्ट जो है वो ईजिली हो सकेगा। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। इसके अलावा रिस्ट और एंकल जॉइंट्स के ऊपर डीप फेशिया जो है वो थिक हो जाता है और एक बैंड लाइक अपीयरेंस देता है, जिसको रेटिनैक्युला कहते हैं। तो रेटिनैकुला बेसिकली जो है वो लॉन्ग टेंडन्स जो होते हैं, जो कि बेसिकली नीचे से रेटिनैकुला के बिल्कुल नीचे से पास कर रहे होते हैं, उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टेबलाइज करना, उनको मेंटेन करना, उनको बैलेंस्ड पोजीशन में रखने में हेल्प आउट करता है। रेटिनैकुला जो है वो बेसिकली लॉन्ग टेंडन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनकी जो पोजीशन होती है उनको मेंटेन रखता है कि जब मसल्स कंट्रैक्ट करें तो उनमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो और उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। उसमें रेटिनैकुला, क्योंकि ये थिक शीट होती है,
फेशिया एक थिक बैंड लाइक अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से यानी डीप फेशिया बेसिकली जब मज़ीद थिक हो जाता है तो थिक होने के बाद वो रेटिनैकुला बनाता है, और रेटिनैकुला जो है वो लॉन्ग टेंडन्स को इन पोजीशन रखता है मसल कंट्रक्शंस के दौरान। इसके अलावा जब कभी भी जो हम डीप फेशिया होता है, जब वो किसी बोन के ऊपर से गुजरता है तो वो पेरियोस्टियम ऑफ बोन के साथ अटैच्ड हो जाता है। यानी कि अगर कोई बोन है और उसके ऊपर डीप फेशिया पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली वो डीप फेशिया उस बोन के पेरियोस्टियम के साथ अटैच्ड हो जाएगा, उसके साथ सबमर्ज्ड हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डीप फेशिया।